नमस्कार मित्रों, मैं राजीव रंजन प्रसाद। भारतीय इतिहास और उपेक्षाओं का गहरा नाता है। भारत में पुरातत्व के अध्ययन अन्वेषण के लिए कितना खर्च किया जाता है वह सभी को विदित है। जो देश अपने इतिहास की कद्र नहीं करता उसके भविष्य को पूर्वाग्रहों की दलदल हासिल होती है। एक ओर जहां दिल्ली की ऐतिहासिक इमारतों की चमक बढ़ते देखकर प्रसन्नता होती है, वहीं दूसरी ओर देश भर के अन्य पुरास्थलों के हालात को देख जानकर गहरी पीड़ा का अनुभव होता है। ऐतिहासिक साक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में सौभाग्य से महान सम्राट अशोक की विरासत हमारे पास है। बहुतायत सुरक्षित भी है, तथापि क्या उनको वैसा ही संरक्षण भी प्राप्त है जैसी की आवश्यकता है? इसी को समझने के लिए आज कालसी की बात करते हैं। उन दिनों मेरी पदस्थापना देहरादून में थी। बहुत समय से कालसी जाने की सोच रहा था। इसका पहला कारण तो सम्राट अशोक का महत्वपूर्ण दीर्घ शिलालेख था, जो आज भी इस क्षेत्र की पहचान माना जाता है, और दूसरा कि देहरादून से इसकी दूरी महज 48 किलोमीटर है। ऐतिहासिक स्थल वैसे भी मुझे आकर्षित करते रहे हैं। देहरादून से महज 2 घंटे की ड्राइविंग, लेकिन जैसे जैसे हम यमुना की इस घाटी की ओर आगे बढ़ते रहे, प्रकृति ने अपनी सुंदरता के खजाने हम पर लुटा दिए थे। सोचता हूं कि इस स्थल में इतिहास है। प्रकृति अपनी सुंदरता के साथ न्योछावर भी है, तब भी पर्यटक केवल इक्का दुक्का। ऐसा क्यों? यमुना और टोन्स नदी के संगम स्थल पर बसा कालसी आज एक कस्बा ही कहा जा सकता है, परंतु यहां की भौगोलिक अवस्थिति को देखकर यह सहज अनुमान लग जाता है कि अतीत में इस क्षेत्र का व्यापारिक तथा सामरिक महत्व रहा होगा। इतिहासकार रोमिला थापर ने अपनी पुस्तक अशोक तथा मौर्य साम्राज्य का पतन में उल्लेख किया है कि हिमालय की निचली पहाड़ियों और दिल्ली के बीच स्थित गंगा के मैदान के अनुभाग का हमेशा से सामरिक महत्व रहा है। यह और पूर्व की ओर के मैदानी इलाकों में प्रवेश नियंत्रित करता है। उत्तर पश्चिमी भारत से पूर्व का मार्ग इसी प्रदेश से होकर जाता है। भारतीय शासकों ने हमेशा इस मार्ग पद्धति को बनाए रखा और कुछ ही समय पहले तक यह पथ ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता था। हिमालय की निचली पहाड़ियों के बीच स्थित होने के कारण कालसी शायद इस प्रदेश का नियंत्रण केंद्र था। यह नाभक जनजाति द्वारा बसे हुए प्रदेश का सीमा क्षेत्र भी हो सकता है। कालसी की कड़ियां महाभारत कालीन इतिहास से भी जुड़ती हैं। यद्यपि और भी स्थान हैं जिनकी पहचान विराट नगर के रूप में होती है, अर्थात वह राज्य जहां पांडवों ने अपने 1 वर्ष अज्ञातवास का बिताया था। एक मान्यता कालसी को ही विराट नगर परिलक्षित करती है। कालसी कस्बे में प्रवेश करते ही कुछ दूरी पर बोर्ड दिखाई पड़ा, जिस पर अशोक कालीन शिलालेख की दिशा और दूरी अंकित थी। गाड़ी को कुछ ढलान और पथरीली सड़क से नीचे उतारना पड़ा जब सामने ही स्मारक दिखाई पड़ जाता है। पत्थरों से आसपास की पर्वतीय परिधि को घेरा गया है। मुख्य द्वार के दोनों ओर अशोक स्तंभ की प्रसिद्ध 4-मुखी सिंह वाली आकृतियां लगाई गई हैं। सुंदर घास के लॉन और फूलों की क्यारियों के मध्य एक ब्रिटिश कालीन छोटी सी इमारत है, जिसके भीतर वह वृहद पाषाण शिला है, चौड़ाई 8 फुट तथा ऊंचाई 10 फुट, जिस पर ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा में लेख को ईसा पूर्व 253 में उत्कीर्णित करवाया गया था। यह सम्राट अशोक के 14वें शिलालेख के रूप में प्रसिद्ध है, जिसमें आंतरिक प्रशासन के प्रति उनका दृष्टिकोण, प्रजा के साथ नैतिक आध्यात्मिक संबंध, अहिंसा के लिए प्रतिबद्धता तथा युद्ध का परित्याग करने की घोषणाएं आदि अंकित की गई हैं। अपने इन कार्यों के लिए अशोक ने अनेक प्रयोगात्मक तथा निषेधात्मक नीतियों की घोषणाएं भी अपने शिलालेख में अंकित की हैं।
निषेधात्मक नीतियों के अंतर्गत सांसारिक मनोविनोद, पशु बलि, अनावश्यक कार्यों में संलिप्त होना एवं स्वयं को महिमा मंडित करना तथा प्रयोगात्मक नीतियों में आत्मसंयम, मन की शुद्धता, कृतज्ञता, माता पिता की सेवा, ब्राह्मणों एवं सन्यासियों को दान देना, मित्रों, संबंधियों, परिचितों, सेवकों एवं दासों के प्रति संभाव तथा धार्मिक विषयों पर आपसी सामंजस्य का उद्बोधन है। उक्त नीतियों के कार्यान्वयन हेतु सम्राट अशोक ने शासकीय भोगशाला में जानवरों के अनावश्यक वध पर प्रतिबंध, पशु एवं मानवों की चिकित्सा की व्यवस्था, समस्त प्राणियों के हित के लिए औषधीय वृक्षों को लगाना, धर्म महामात्रों की नियुक्ति, भेरी घोष युद्ध घोष के स्थान पर धर्म घोष द्वारा विजय को सुनिश्चित किया गया है। सम्राट अशोक ने न केवल अपने साम्राज्य अपितु पड़ोसी देश चोल, पांड्य, सात्य पुत्र, केरल पुत्र एवं सुदूर दक्षिण में ताम्रपर्णी के अतिरिक्त पश्चिमी देशों के समकालीन यूनानी राजाओं, जिसमें सीरिया के आंतियक द्वितीय थियोस, इजिप्ट के टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस, मैसिडोनिया के एंटिगोनस गोनकिस, सीरीन के मगस तथा इपिरस के अलेक्जेंडर के साम्राज्य में भी धर्म विजित हेतु इन उपदेशों का प्रचार प्रसार किया था। ये सभी जानकारियां पुरातत्व विभाग द्वारा स्मारक स्थल पर भी अंकित करवाई गई हैं। अशोक ने व्यवस्था संचालन और सुधार के अनेक प्रतिमान उस दौर में ही तय कर लिए थे जबकि शासक और प्रजा के बीच पार करने में असंभव खाइयां पाई जाती थीं। सत्य और अहिंसा जैसे सिद्धांतों के आधुनिक प्रयोगों के लिए हम महात्मा गांधी को अवश्य जानते हैं, परंतु यह पीढ़ी उस अशोक से अनभिज्ञ है जिसने बुद्ध के इन्हीं सिद्धांतों को अपनी शासन प्रणाली के साथ सम्मिश्रित कर दिया था। अशोक इसलिए महान कहे जाते हैं क्योंकि उन्होंने प्रशासन में शक्ति की निस्सारता को समझा और साम्राज्यवादिता के स्थान पर समन्वयवादिता को नई परिपाटी बनाया। मौर्य शासक अशोक ईसा पूर्व 269 से 232 जो नितांत निरंकुश और दंभी हो सकते थे, वह उत्तर में हिंदू कुश की श्रेणियों से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी के दक्षिण तथा मैसूर कर्नाटक तक, पूर्व में बंगाल से पश्चिम में अफगानिस्तान तक फैले अपने साम्राज्य के विस्तार के बाद भी, अचानक कलिंग में मिली विजय के बाद भी अपने ही द्वारा किए गए भयानक नरसंहार को देखकर केवल व्यथित ही नहीं होते अपितु बुद्ध के विचारों के शरणागत भी हो जाते हैं। कालसी में अवस्थित शिलालेख को देखकर यह प्रसन्नता होती है कि यह भली प्रकार संरक्षित है, तथापि स्मारक स्थल पर किसी गार्ड का न होना चिंता में डालता है। हम भारतीय अपने विरासतों की कद्र नहीं करते, यह बात दुखी करती है क्योंकि आज यहां पर्यटकों से अधिक प्रेमी जोड़े ही देखे जा सकते हैं। इसके दृष्टिगत यह बात कम से कम इतना संतोष अवश्य देती है कि स्मारक स्थल के इर्द गिर्द अपने नाम और प्रेम के शिलालेख किसी ने अंकित नहीं किए हैं। स्मारक के विषय में किसी तरह की जानकारी उपलब्ध कराने की व्यवस्था दिखाई नहीं पड़ती, न ही शासन प्रशासन ने किसी तरह से कालसी के भ्रमण पर्यटन के लिए जागरूकता अथवा सुविधा प्रदान करने की समुचित कोशिश की है। आज मैं कालसी को घोर उपेक्षा झेल रहा कस्बा ही मानूंगा। एंशिएंट इंडिया वॉल्यूम 9 पृष्ठ 146 के अनुसार खुदाइयों में शिलालेख के लगभग सामने संस्कृत पदों से उत्कीर्णित ईंटों की एक वेदी मिली थी। यह वेदी 3री शताब्दी के राजा शीलवर्मन के चौथे अश्वमेध का स्थल चिन्हित करती है। अतीत की इस राह में थोड़ा और आगे चलने पर ज्ञात होता है कि 7वीं सदी में कालसी को सुध नगर के रूप में भी जाना जाता था और चीनी यात्री ह्वेनसांग के यहां आने का उल्लेख भी मिलता है। प्रमाण मिलते हैं कि 14वीं सदी के दौरान इस घाटी में अनेक बंजारा जनजातियां आकर बस गई थीं तथा उनके द्वारा गढ़वाल के राजा को
कर अदा किया जाता था। इब्राहिम बिन महमूद गजनवी के इस क्षेत्र पर आक्रमण का भी इतिहास में उल्लेख मिलता है। ये सब अतीत की बिखरी हुई कड़ियां हैं और निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि यदि ध्यान दिया जाए और योजनाबद्ध रूप से इस क्षेत्र के अतीत को पुनर्स्थापित करने की कोशिश की जाए तो बहुत कुछ अति महत्वपूर्ण इस स्थान पर शोधार्थियों की बाट जोह रहा है। अशोक के शिलालेख को जिस इमारत में सुरक्षित किया गया है उसके भीतर अनेक भग्नावशेष व पाषाण शिलाएं रखी हैं, किंतु वे क्या हैं, उनका क्या महत्व है, यह कोई भी पर्यटक नहीं जान सकता। इन प्रस्तर अवशेषों को उपेक्षित और किसी गोदाम में सामान भरे जाने सदृश रखा गया है, जिनमें एक अवाक्ष प्रतिमा, एक खंडित सिंह आकृति के अतिरिक्त अनेकों शिलालेख प्रतीत होते हैं, किंतु उनकी जानकारियां नदारद हैं। बहुधा हम शिलालेखों के साथ किसी आम पत्थर सा बर्ताव करते हैं। यही कारण है कि वर्तमान पीढ़ी को भारतीय होने का न तो गर्व है न चाह ही है। हम ऐसी कौम है जिसे अपने अतीत से कोई लगाव नहीं। यही कारण है कि हमारा इतिहास पथरा गया है। इसका जीता जागता उदाहरण है कालसी। मित्रों, आज इतना ही। फिर मिलता हूं ऐसे ही किसी ऐतिहासिक तथ्य के साथ। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। आप इस प्रस्तुति को लाइक या शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार।